नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के बारे में, जो CSIR लाइफ साइंस के नोट्स पर आधारित है। जी। आज की ये जो विस्तृत चर्चा है, ये भारत में वन्यजीव संरक्षण की एक सदी से भी पुरानी विरासत के बारे में है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो छात्र CSIR नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय सिर्फ किसी संस्था का नाम रटने के बारे में नहीं है। हाँ, मतलब ये कोई साधारण NGO नहीं है। जी नहीं, ये भारत में इकोलॉजी और जो कंजर्वेशन बायोलॉजी है, उसकी पूरी नींव है। अक्सर हम थ्योरी रट लेते हैं, लेकिन वो विज्ञान जमीन पर कैसे लागू होता है, वो समझना जरूरी है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मुझे जो सबसे हैरानी वाली बात लगी नोट्स में, वो है इसका स्थापना वर्ष, मतलब 1883, 1883। हाँ, उस समय तो भारत में विज्ञान अपने बिल्कुल ही शुरुआती चरण में था। तब इस संस्था की शुरुआत हुई। सही कहा। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, 1883 का समय, जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और जंगलों को सिर्फ लकड़ी या फिर शिकार के नजरिए से देखा जाता था। अंग्रेजों का समय था, तो उनका फोकस तो बस संसाधनों को निकालने पर ही था। बिल्कुल। उस औपनिवेशिक माहौल में एक ऐसे गैर सरकारी संगठन का उभरना जो प्रकृति का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करना चाहता था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इतने पुराने NGO का होना ही भारत में संरक्षण के इतिहास को परिभाषित करता है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि आज भी इनका मुख्यालय मुंबई में ही है और ये एक नॉन प्रॉफिट संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए इनका जो बेस है वो बहुत मजबूत रहा होगा। जी, और वो मजबूती आती है उनके काम करने के तरीके से। मैंने देखा कि इनके मुख्य उद्देश्यों में, या कह लें कोर मैंडेट्स में, 5 पिलर सामने आते हैं। पहला है भारत के फ्लोरा और फौना का दस्तावेजीकरण। दूसरा, जैव विविधता का संरक्षण। तीसरा, वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर वैज्ञानिक अनुसंधान। और इसके बाद आता है नीति विकास। हाँ, वन्यजीव संरक्षण के लिए नीति विकास का समर्थन करना। और 5वां, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। ये पांचों उद्देश्य अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। केवल रिसर्च करना काफी नहीं है। मतलब लैब से बाहर भी निकलना होगा। बिल्कुल। मान लीजिए किसी जंगल में शोध हुआ। अब उस शोध को अगर एजुकेशन और पॉलिसी में, यानी शिक्षा और सरकारी नीतियों में नहीं बदला गया, तो उस रिसर्च का कोई जमीनी फायदा नहीं होगा। वो बस एक फाइल बनकर रह जाएगी। सही कहा। इसलिए रिसर्च को एक्शन में बदलना इनका सबसे बड़ा काम है। और अगर हम इनके रिसर्च की बात करें, भारतीय जैव विविधता पर जो वैज्ञानिक अनुसंधान ये करते हैं, उसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, पौधे सब शामिल हैं। हाँ, यहाँ तक कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स पर इनका अध्ययन होता है। इसका परिणाम ये हुआ है कि BNHS ने भारतीय बायोडाइवर्सिटी पर बहुत बड़े वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार किए हैं। ये डेटाबेस आज के समय में कितने काम आते हैं? ये अमूल्य है। देखिए, आज के शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को अगर जानना है कि कोई प्रजाति खतरे में है या नहीं, तो उन्हें एक ऐतिहासिक डेटा चाहिए होता है। इसे हम बेसलाइन डेटा कहते हैं। बिना इसके आप तुलना ही नहीं कर सकते कि हमने क्या खोया है। हाँ, बेसलाइन के बिना तो सब अंदाजा ही होगा। खैर, यहाँ विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। जब पक्षी संरक्षण की बात आती है तो सालिम अली जी का नाम तो आना ही है। बिल्कुल, डॉक्टर सालिम अली। एक व्यक्ति का प्रभाव कैसे एक पूरी संस्था के काम को और भारत में ऑर्निथोलॉजी को दिशा दे सकता है, ये अद्भुत है। जी, सालिम अली जी, जिन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है, वो BNHS से बहुत गहराई से जुड़े थे। उन्होंने पक्षी विज्ञान को सिर्फ शौक से निकालकर एक गंभीर वैज्ञानिक अनुशासन बना दिया। उनके जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स थे वो काफी विस्तृत थे ना? बहुत विस्तृत। उन्होंने व्यापक पक्षी निगरानी कार्यक्रम चलाए और जो प्रवासी पक्षी होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, उनके अध्ययन में तो उनका काम पायनियरिंग माना जाता है। वो पक्षियों को रिंग पहनाकर उनके उड़ने के रास्तों को ट्रैक करते थे। मतलब फ्लाईवेज को समझना, ये तो सच में बहुत मुश्किल काम रहा होगा उस जमाने में। बिल्कुल। और इस सारे काम को, सारे शोध को सहेजने के लिए एक जगह की जरूरत थी। और यहीं पर बात आती है JBNHS यानी जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की।
वनस्पतियों और जीवों का दस्तावेजीकरण। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो JBNHS का महत्व सिर्फ एक मैगजीन जैसा नहीं है, ये एक पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल है। मतलब इसमें जो छपता है वो पूरी तरह प्रमाणित होता है। बिल्कुल, ये वन्यजीव पारिस्थितिकी, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण विज्ञान को कवर करता है। पीढ़ियों से आज के वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेफरेंस रहा है। एक बहुत ही सॉलिड रेफरेंस पॉइंट। लेकिन एक बात और है जो मुझे इनके काम में बहुत इंप्रेसिव लगी, वो ये कि BNHS विज्ञान को सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रखता, पर्यावरण जागरूकता विकसित करने पर भी इनका बहुत जोर है। जी, वो आम जनता को साथ लेकर चलते हैं। इसके 4 मुख्य तरीके नोट्स में दिए गए हैं: ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, फील्ड कोर्सेज और एजुकेशनल कैंपेन्स। ये बहुत जरूरी है। जब आप फील्ड कोर्सेज के जरिए लोगों को प्रकृति के बीच ले जाते हैं, उन्हें सीधे तौर पर जोड़ते हैं, तो संरक्षण की भावना अपने आप पैदा होती है। हाँ, तभी लोग समझ पाते हैं कि ये जीव कितने जरूरी हैं। बिल्कुल, और यही जागरूकता अंततः लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में काम आती है। जो कि हमारा अगला पॉइंट भी है, प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसमें 3 बहुत ही खास प्रजातियों का जिक्र है: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे घोड़ावण भी कहते हैं, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, और एशियन एलिफेंट। इन तीनों प्रजातियों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर किया गया है। वो कैसे? क्योंकि संस्था बड़े और महत्वपूर्ण जीवों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इकोलॉजी में इन्हें अक्सर अम्ब्रेला स्पीशीज कहा जाता है। अम्ब्रेला स्पीशीज मतलब एक छाते की तरह जो बाकी सबको कवर कर ले। बिल्कुल सटीक। जैसे अगर आप एशियन एलिफेंट को बचा रहे हैं, तो आपको उसके रहने की जगह यानी हजारों किलोमीटर के जंगल और हाथी कॉरिडोर बचाने होंगे। हाँ, हाथी तो बिना बड़े जंगल के रह नहीं सकता। जी, और जब आप वो जंगल बचाते हैं, तो उस जंगल में रहने वाले छोटे छोटे जीव, कीट पतंगे, पौधे, वो सब अपने आप बच जाते हैं। ओहो, मतलब एक बड़े जीव पर फोकस करो तो पूरा इकोसिस्टम बच जाता है। स्नो लेपर्ड को बचाने का मतलब है हिमालय के पूरे इकोसिस्टम को बचाना। सही कहा। तो इन संस्थाओं की रणनीति बहुत वैज्ञानिक होती है। तो इन सब का ओवरऑल क्या अर्थ है? मतलब हमने रिसर्च कर ली, प्रजातियां चुन ली, लेकिन बिना सरकार के ये सब जमीन पर कैसे उतरेगा? यहीं पर भारत की वन्य जीव नीति को आकार देना और वैश्विक सहयोग, ये पहलू आता है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि वैज्ञानिक अनुसंधान सीधे सरकारी संरक्षण नीतियों को प्रभावित करता है। बिल्कुल, और उसी के आधार पर संरक्षित क्षेत्रों यानी प्रोटेक्टेड एरियाज का विकास होता है और वन्य जीव प्रबंधन रणनीतियां बनती हैं। इसमें इनके कुछ बहुत बड़ी सहयोगी भी हैं, जैसे MOEFCC, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जी, सरकार के साथ काम करना तो सबसे जरूरी है, क्योंकि कानून वही बनाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर WWF और IUCN का नाम है। इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN और WWF, BNHS वैश्विक मंच और भारत सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है, ताकि जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो जमीनी स्तर पर सही से लागू हो सकें। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को सीधे CSIR नेट परीक्षा की तैयारी से जोड़ें, छात्रों को किस तरह से इस टॉपिक को अप्रोच करना चाहिए? देखिए, परीक्षा की दृष्टि से कुछ मुख्य विषयों पर फोकस करना होगा। जी, जैसे जैव विविधता संरक्षण के सिद्धांत, भारत में वन्यजीव NGO की भूमिका, पक्षी विज्ञान अनुसंधान और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम। अक्सर सीधा सवाल भी आ जाता है, जैसे नोट्स में भी है, कौन सा भारतीय NGO वन्यजीव अनुसंधान और पक्षी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? और उसका सीधा उत्तर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। हाँ, गहराई में जाना होगा। इसके लिए कुछ आवश्यक संदर्भ यानी रेफरेंस बुक्स बताई गई हैं। जी, छात्रों को BNHS के आधिकारिक प्रकाशन तो देखने ही चाहिए। इसके अलावा सिंह और गुप्ता की 14 की किताब है, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और संसाधन संरक्षण। और R. प्राइमैक की किताब भी है, संरक्षण जीव विज्ञान के मूल तत्व। हाँ, प्राइमैक की किताब कॉन्जर्वेशन बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही JBNHS के पुराने पब्लिकेशंस भी काफी मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर थ्योरी और प्रैक्टिकल संस्थाओं का जो कनेक्शन है वो समझना जरूरी है। बिल्कुल। खैर, आज हमने 1883 की एक साधारण शुरुआत से लेकर आज की वैश्विक नीतियों तक का सफर तय किया। चर्चा को खत्म करने से पहले आपके कोई अंतिम विचार? हाँ, मैं चर्चा का समापन एक विचारोत्तेजक बिंदु के साथ करना चाहूंगी। जी, बताइए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि 1883 में जब जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चर्चा ही नहीं थी, तब जो दस्तावेजीकरण शुरू हुआ वो आज के आधुनिक समय में प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार कैसे बन गया है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। जी। आज हम एआई और मॉडल्स की बात करते हैं, लेकिन इतिहास का ये पुराना बेसलाइन डेटा भविष्य को कैसे बचाएगा, ये विज्ञान की असली ताकत है। बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक बात कही आपने। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।